हेलो गाइस, ये मैं आपको बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। मेरे पास कंटेंट है अच्छा, जिससे मैं चाहती हूँ कि वो दूसरों को हेल्प हो सके, इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ। जैव विविधता किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष पर प्राकृतिक रूप से मिलने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की भिन्न भिन्न प्रजातियों को सामूहिक रूप से उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जैव विविधता प्राकृतिक चयन का परिणाम है, यानी कि वो एक नेचुरल जगह होती है और उसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। जैव विविधता के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए 1992 में यूएनओ रियो डिसेनियो ब्राज़ील में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 172 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य सार क्या था कि विभिन्न योजनाओं और प्रोग्राम चलाकर जैविक विविधता को बनाए रखना था। इस सम्मेलन में जैविक विविधता को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया। किस तरीके से किया गया? विभिन्न आवासों जैसे स्थल, जल, वायु आदि में मिलने वाले जीव के विभिन्न रूप जैविक विविधता कहलाते हैं। जैविक विविधता एक ही जाति के सदस्य विभिन्न जातियों, विभिन्न समुदायों के बीच होती है। यानी आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जैविक विविधता क्या है? जो एक ही जाति के सदस्य तो होते हैं, पर वहाँ पर विभिन्न जातियाँ विभिन्न समुदायों के बीच होती है। ठीक है, जैव विविधता के स्तर या प्रकार, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी: आनुवंशिक विविधता, जातिगत विविधता, समुदाय तथा पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। आनुवंशिक विविधता जो है क्या होती है? सभी जीवों में जनन पदार्थ होता है। जनन पदार्थ एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर उसके लक्षणों का निर्माण करता है। जनन मीन्स जीन्स जो होते हैं, जीन्स, जेनेटिक। ठीक है, किसी जाति का जनन पदार्थ एक बार समाप्त हो जाता है तो वह जाति सदा के लिए समाप्त हो जाती है। जनन पदार्थ में लक्षण बनाने वाले भाग को डीएनए कहते हैं। इसीलिए ही डीएनए आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। डीएनए में कई जीन्स होते हैं, एक और प्रत्येक जीव अलग अलग लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। वास्तव में ये जीव संरचना है जो जीवों में विविधता पैदा करती है। सभी जीवों में जीन्स की संख्या अलग अलग होती है। अब है दूसरा, जातिगत विविधता। पृथ्वी पर अनेक जातियां हैं। सभी जातियों की शारीरिक बनावट एक दूसरे से भिन्न होती है। हमारा जो अर्थ है उस पर बहुत सारी जातियां हैं और सभी जातियों की शरीर की बनावट एक दूसरे से अलग अलग ही होती है। अलग अलग जातियों के बीच मिलने वाले अंतर जातिगत विविधता कहलाती है। ठीक है, जातिगत विविधता का कारण जातियों की जीन खांचे में अंतर का होना है। सामान्यतः किसी क्षेत्र में जातियों की कुल संख्या ही उसकी जैविक विविधता होती है। अब है समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। तो वह विविधता जो समुदायों तथा पारिस्थितिकी तंत्र में मिलती है उसे हम समुदाय अथवा पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है: अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा विविधता वह होती है जो एक ही समुदाय के सदस्यों के बीच होती है, उसे अल्फा विविधता कहते हैं। बीटा वह विविधता जो समुदायों के बीच होती है, उसे बीटा कहते हैं। अब है हमारी गामा विविधता। वह विविधता जो विभिन्न आवासों तथा भौगोलिक दशाओं के कारण होती है। भारत में जैविक दृष्टि से भारत एक संपन्न देश है। भारत में जैविक विविधता की अधिकता के कारण यहाँ की जलवायु में भिन्नता है। जैविक विविधता की दृष्टि से भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया? 10, जैसे कि ट्रांस हिमालय, मरुस्थल, आधा मरुस्थल, पश्चिमी घाट, डेक्कन पेनिनसुला, गंगा का मैदान, तटीय क्षेत्र, उत्तर पूर्व द्वीप। भारत में वनस्पति विविधता,
यानी यहाँ पर पौधे कितने हैं और उन जातियों की संख्या कितनी है अलग अलग प्रकार की। तो वनस्पतियों की विविधता के बारे में बताते हैं यहाँ। तो आवर्तबीजी पौधे होते हैं जिनकी जातियाँ 17,500 हैं। अनावर्तबीजी पौधे हैं जिनकी जातियाँ 64 हैं। टेरिडोफाइटा जो 1100 जातियाँ हैं। ब्रायोफाइटा जो है 28,500 जातियाँ हैं। लाइकेन की 2000 जातियाँ हैं। कवक 14,1500 जातियाँ हैं। शैवाल की 6,500 जातियाँ हैं। जीवाणु की 850 जातियाँ हैं। उसके बाद आता है वर्ग, वंश का नाम और उनकी जातियाँ। हमारे भारत में जंतुओं की विविधता यानी कि डाइवर्सिटी क्या क्या है। तो स्तनीय वर्ग के जंतु होते हैं जिनकी 390 जातियां हैं। पक्षी की 1232 जातियां हैं। सरीसृप 456 जातियां हैं। उभयचर 209 जातियां हैं। मछली की 2546 जातियां हैं। प्रोटोकार्डेटा की 119 जातियां हैं। आर्थ्रोपोडा 68,379 जातियां हैं। मलास्का की 5,070 जातियां हैं और प्रोटोजोआ की 277 जातियां हैं। कुल ज्ञात जंतुओं में कीट पतंग सर्वाधिक 61% है। ठीक है, जितने भी हमने यहाँ पे ज्ञात जंतु करे हैं उनमें से जो कीट पतंग है सर्वाधिक 61% है। भारत में ब्लू व्हेल जो है वो सबसे बड़ा जंतु है जो एक स्तनीय है और जो समुद्र में मिलती है। सबसे स्थलीय जंतु हाथी है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है। वह जातियाँ जो हमारे देश में उत्पन्न हुई हैं उन्हें एंडेमिक जातियाँ कहते हैं, जो हमारे ही देश में हुई हैं। और जो जातियाँ हमारे देश में उत्पन्न नहीं होती हैं उसे एक्जोटिक जातियाँ कहते हैं। अब आते हैं हमारे जैव विविधता के महत्व भोजन के स्रोत के रूप में। इस पृथ्वी पर सभी जंतुओं के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत हरे पौधे हैं। ये पौधे सूर्य ऊर्जा को ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है। उत्पादकों द्वारा बनाया गया भोजन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जंतुओं में पहुंचता है। पृथ्वी में केवल हरे पौधे ही स्वयंपोषी हैं। हरे पौधों की संख्या घटने से संबंधित क्षेत्र ही उत्पादकता घट जाती है। मानव तो फसलों को उगाकर अपने भोजन की पूर्ति कर लेता है, लेकिन वन्य जंतुओं का जीवन तो प्राकृतिक रूप से उगे हुए पौधों पर ही निर्भर करता है। इसीलिए इनकी संख्या घटने से वन्य जीवों के लिए जीवन संकट हो जाता है। पारिस्थितिकी संतुलन जैविक विविधता द्वारा सबसे बड़ा महत्व पारिस्थितिकी जंतु के बनाए रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना है। प्रकृति में सभी जीवों का अपना महत्व है और सभी जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक संतुलन का अभिप्राय जैविक तथा अजैविक घटकों के तालमेल से ही है। जैविक और अजैविक घटकों के आपसी तालमेल में होने वाला कोई भी परिवर्तन पारिस्थितिकी संतुलन पैदा करता है। जैसे वन क्षेत्र के घटने से वर्षा प्रभावित होती है। जिन क्षेत्रों में वृक्ष अधिक होते हैं, मतलब हमारे जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, जंगल जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ पर मौसम अधिक होता है। बारिश का मौसम, वर्षा का मौसम अधिक होता है। और वृक्षों को घटने से जैसे जैसे पेड़ काटे जा रहे हैं और वर्षा का औसत भी घटता जा रहा है। जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र का विस्तार होता है। कई सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक वो मृत जीवों के शरीर को सड़ा गलाकर आपस मृदा में बदलते हैं, जिससे खनिज पदार्थों का संतुलन बना रहता है। हमारी मिट्टी में क्या होता है, हमारी मिट्टी में आपसी संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ मृदा चाहिए होते हैं, कुछ खनिज पदार्थ चाहिए होते हैं, जो हमें इन चीज़ों से मिलता है। वास्तव में जीवों के शरीर के सभी तत्वों का स्रोत मृदा ही है और मरने के बाद शरीर के सभी तत्व आपस मृदा का भाग बन जाते हैं। इसलिए मानव मृत शरीर को मिट्टी से संबोधित किया जाता है। ठीक है, अब आता है औषधीय पौधे। अनेक पौधे औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, इसलिए उनका उपयोग सदियों से मानव विभिन्न बीमारियों के इलाज में किया जाता है। जैसे कि भारत की आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पूर्णतः पेड़ पौधों से प्राप्त जड़ी बूटियों पर आधारित है। जैसे कि हमारा कंपनी है, डाबर है, झंडू है, हिमालय है, पतंजलि है, ये सब कंपनियां आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण कर रही हैं। औषधीय गुणों के कारण ही तुलसी घर घर में पूजा
वह उगाया जाता है और हिंदुओं से पवित्र पौधा कहा जाता है। सिनकोन वृक्ष की एक छाल होती है। सिनकोन वृक्ष की छाल से मलेरिया औषधि बनती है, कुनैन बनती है। अफीम के पौधे से दर्द निवारक दवा बनती है। ठीक है, पुदीना से पेट दर्द की दवा, अदरक से सर्दी खांसी जुकाम की दवा, सर्वगंधा से सांप के काटने के उच्च रक्तचाप और पागलपन की दवा प्राप्त की जाती है। सभी हर्बल उत्पाद पौधों से प्राप्त होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन। पारिस्थितिक तंत्र वह क्षेत्र है जिसकी अपनी निश्चित जैविक व अजैविक संपदा होती है। पारिस्थितिक तंत्र के सभी जैविक व अजैविक घटकों के बीच प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष संबंध होते हैं। जब तक के संबंध वास्तविक रूप से बना रहता है, पारिस्थितिक तंत्र सुचारू रूप से चलता रहता है। ठीक है, परंतु जैसे ही पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटकों में यानी जो भी अबायोटिक तत्व हैं कोई भी परिवर्तन होता है तो इससे संपूर्ण तंत्र प्रभावित होती है। सभी पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो दूसरे जीवों के जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं। ऐसी जातियों को कीस्टोन के नाम दिया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी दक्षिणी गोफर टॉर्टॉइस जो है यानी गोफर कछुआ इतना महत्वपूर्ण है कि इसके विलुप्त हो जाने से उन अकशेरुकों की जातियां भी विलुप्त हो जाएंगी। जैसे कि अंजीर वृक्ष के विलुप्त हो जाने से अंजीर का जो पौधा है अगर वो विलुप्त हो जाएगा तो उसके फलों पर जो आश्रित 3/4 पक्षी व स्तनधारियों का जीवन क्या है वो भी समाप्त हो जाएगा। और कुछ दूसरा महत्व ये दिया गया है जैसे हरे भरे पौधे होते हैं वह मानव मन को सुकून देते हैं, इसलिए मानव ने बाग बगीचे बनाने प्रारंभ किए। कुछ व्यक्ति बागबानी व्यवसाय से जुड़कर अपनी जीविका भी कमा रहे हैं। ठीक है, कुछ अन्य जंतुओं मानव ने प्रशिक्षित करके रोमांचक कर्तव्य करना सिखाया जैसे बंदर, भालू, शेर, हाथी, तोता आदि। इनके कर्तव्य मनुष्य को आनंदित कर देते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग इसी से अपनी जीविका भी चलाते हैं। कई जंतु जैसे ऊंट, घोड़ा, भैंस, बैल आदि मनुष्य का अपना बोझा देने वाला और खेती का काम में उपयोगी भी लाता है। ओयस्टर नामक समुद्री जंतु से मानव को मोती प्राप्त होता है। मछली, मुर्गा, बकरा, ऊंट, भैंस आदि से मनुष्य स्वयं के खाने के लिए भी मांस प्राप्त करता है।